स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड स्टार्ट किया था, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट्स हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स आदि के बारे में पढ़ेंगे। लिपिड्स की अगर हम बात करें तो लिपिड्स एक कार्बनिक कंपाउंड है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। लिपिड्स एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, अध्रुवीय अणु है जो कि अध्रुवीय विलायक के अंदर ही घुलनशील होता है। अध्रुवीय विलायक कौन कौन से होते हैं? जैसे क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, बेंजीन है। इनके अंदर ये लिपिड घुलनशील होता है। लेकिन लिपिड जल में घुलनशील नहीं होता है, क्योंकि जल का अणु है ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, एक ध्रुवीय अणु है। अगर हम लिपिड की बात करें ह्यूमन बॉडी के अंदर लिपिड का निर्माण लीवर के अंदर हो सकता है। इसके अलावा लिपिड हमें ऑयल, बटर, होल मिल्क, चीज़, फ्राइड फूड और कुछ मात्रा में हमें रेड मीट के अंदर भी मिलता है। टाइप्स ऑफ लिपिड्स के अगर प्रकार की हम बात करें तो लिपिड्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स हैं ये अल्कोहल और फैटी एसिड्स के एस्टर्स होते हैं। इनके एग्जांपल हैं फैट्स और वैक्सेस। फैट्स हैं ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के एस्टर होते हैं। सभी प्रकार के जो तेल हैं वो फैटी होते हैं, जो कि लिक्विड अवस्था में या तरल अवस्था में पाए जाते हैं। वैक्सेज, मोम, ये फैटी एसिड और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, उच्च आणविक अणुभार वाले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के एस्टर होते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि जो फैट हैं उसके अंदर जो अल्कोहल है वो ग्लिसरॉल है, जबकि वैक्सेज है इसके अंदर अल्कोहल है वो हायर मोलिकुलर वेट वाले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं। सेकंड जो प्रकार है लिपिड्स का वो है कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के अंदर अल्कोहल और फैटी एसिड के साथ साथ में इसमें दूसरे ग्रुप भी जुड़े हुए रहते हैं। दूसरे ग्रुप इसमें नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है। इसका एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स है इसके अंदर अल्कोहल, फैटी एसिड के साथ साथ में एक फॉस्फोरिक एसिड भी जुड़ा हुआ रहता है। ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर फैटी एसिड्स, अल्कोहल और कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। इसके अंदर ग्लाइकोलिपिड्स में अल्कोहल स्पिंगोसिन होता है, साथ में इसमें कार्बोहाइड्रेट्स एक अतिरिक्त समूह के रूप में जुड़ा हुआ रहता है। जटिल जो लिपिड है उसके दूसरे एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, जैसे सल्फोलिपिड्स, एमिनोलिपिड्स, लिपोलिपिड्स आदि इसके अन्य एग्जाम्पल हैं। तीसरा जो प्रकार है लिपिड का वो है ड्राइव्ड लिपिड्स, व्युत्पन्न लिपिड्स। व्युत्पन्न लिपिड्स हैं ये कैसे प्राप्त होते हैं? व्युत्पन्न लिपिड्स हैं ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सरल और जो जटिल लिपिड्स हैं उनके हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन से ये हमें प्राप्त होते हैं। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल स्टेरॉइड्स होते हैं। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल विटामिन्स होते हैं और हॉर्मोन्स होते हैं। कई प्रकार के हॉर्मोन्स भी इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेजर फूड न्यूट्रिएंट्स है वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स है ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर से मिलके बना होता है। कुछ प्रोटीन्स के अंदर फॉस्फोरस भी पाया जाता है। प्रोटीन्स के अगर हम स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करें, संरचनात्मक इकाई की बात करें, तो प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई एमिनो एसिड्स होती है। और एमिनो एसिड्स, 2 एमिनो एसिड्स जब आपस में जुड़ते हैं तो एक जल का अणु मुक्त होता है और उनके बीच में एक बंध बनता है। उस बंध को हम पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बंध बोलते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ करके एक चेन का निर्माण करते हैं, एक पॉलीमर का निर्माण करते हैं। उस पॉलीमर को हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन ही क्या करती है? प्रोटीन का निर्माण करती है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन के प्रकार की अगर हम बात करें तो प्रोटीन के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है सरल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सिंपल प्रोटीन किससे मिलके बना होगा? सिर्फ एमिनो एसिड से मिलके बना हुआ होगा।
जब हम सिंपल प्रोटीन को तोड़ते हैं या सिंपल प्रोटीन जब टूटता है तो सिर्फ हमें अमीनो एसिड्स ही प्राप्त होते हैं। सिंपल प्रोटीन के हम ग्रुप देख सकते हैं। सिंपल प्रोटीन के एग्जांपल में एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, ग्लूटेलाइंस और प्रोलामाइंस, ये सब सिंपल प्रोटीन के एग्जांपल हैं। एल्ब्यूमिन्स की बात करें, एल्ब्यूमिन्स है ये जल में घुलनशील होता है। इसके एग्जांपल हैं सीरम एल्ब्यूमिन, एग एल्ब्यूमिन, लैक्टो एल्ब्यूमिन जो कि दूध में पाया जाता है, ल्यूकोसिन जो कि गेहूं में पाया जाता है। ग्लोबुलिन्स की अगर हम बात करें, ग्लोबुलिन्स जल में घुलनशील अघुलनशील होता है। इसके अलावा ये लवण, इस तनु लवण के विलयन में ये घुलनशील होता है। इसके एग्जांपल हैं सीरम ग्लोबुलिन और लेग्यूमिन जो कि मटर के अंदर पाया जाता है। ग्लूटेलाइंस की बात करें, ग्लूटेलाइंस भी जल के अंदर अघुलनशील होता है, लेकिन ये तनु अम्ल और क्षारीय विलयन के अंदर ये घुलनशील होता है और सामान्यतः ये पादपों के अंदर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है ग्लूटेनिन जो कि काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल है, गेहूं के अंदर ये प्रोटीन पाया जाता है। प्रोलामाइंस, प्रोलामाइंस है ये जल के अंदर और जो एब्सोल्यूट अल्कोहल है उसके अंदर अघुलनशील होता है, लेकिन 70 से 80% जो अल्कोहल होती है उसके अंदर ये घुलनशील होता है। एग्जाम्पल है इसका ग्लाइडिन जो कि गेहूं में पाया जाता है, जीन जो कि मक्का के अंदर पाया जाता है। सिंपल प्रोटीन्स के दूसरे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो प्रोटामाइंस, प्रोटामाइंस है ये एक लो मोलिकुलर वेट, एक कम अणुभार वाला प्रोटीन्स होता है जो कि जल के अंदर घुलनशील होता है और तनु अम्ल और क्षार के अंदर भी घुलनशील होता है। इसका एग्जाम्पल है साल्माइन जो कि साल्मोन जो फिश होती है उसके स्पर्म में ये पाया जाता है। स्टोन्स है ये भी जल के अंदर घुलनशील होते हैं। एग्जाम्पल है थाइमस स्टोन्स। स्क्लेरोप्रोटीन ये जल के अंदर अघुलनशील होते हैं और तनु अम्ल और क्षारीय विलयन में भी अघुलनशील होते हैं। एग्जाम्पल है कीरेटिन जो कि हमारे बाल, नाखून, सींग और पक्षियों के पंख में पाया जाता है। कोलेजन जो कि हमारी बोन्स और स्किन के अंदर पाया जाता है। इलास्टिन है ये लिगामेंट्स का निर्माण करता है। दूसरा प्रकार है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है ये सिंपल प्रोटीन के साथ साथ कोई दूसरे प्रकार के सब्सटेंस जुड़े हुए होते हैं तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का निर्माण होता है। या यूँ कहें कि सिंपल प्रोटीन के साथ कोई प्रोस्थेटिक समूह जुड़ा हुआ होगा और वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का निर्माण करेगा। जैसा कि फर्स्ट है न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन के अंदर हम देखेंगे कि सिंपल बेसिक प्रोटीन होगी जो हमारी सरल प्रोटीन होगी उसके साथ न्यूक्लिक एसिड जुड़ा हुआ रहेगा और इससे हमें जो प्रोटीन प्राप्त होगा उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन। एग्जाम्पल है न्यूक्लियो प्रोटामाइंस एंड न्यूक्लियो हिस्टोन्स। जब प्रोटामाइंस हमने देखा था एक सरल प्रोटीन है, हिस्टोन्स भी एक सरल प्रोटीन है। जब प्रोटामाइंस न्यूक्लिक एसिड के साथ जुड़ते हैं तो न्यूक्लियो प्रोटामाइंस का निर्माण करते हैं और इसी तरीके से जब हिस्टोन्स न्यूक्लिक एसिड के साथ जुड़ते हैं तो न्यूक्लियो हिस्टोन्स का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियो हिस्टोन्स का एग्जाम्पल हम बीएससी फर्स्ट ईयर में न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर में भी देख चुके हैं, जहाँ पर स्टोन्स का ओक्टामर का एक निर्माण होता है और उसके चारों तरफ न्यूक्लिक एसिड अर्थात डीएनए लिपटी हुई अवस्था के अंदर पाया जाता है, जो कि न्यूक्लियोस्टोन्स का ही एक एग्जाम्पल है। सेकंड है लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स है इसके अंदर एक सरल प्रोटीन के साथ लिपिड्स समूह जुड़ा रहता है। वो लिपिड्स फैटी एसिड्स के रूप में हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल के रूप में हो सकता है, फोस्फोलिपिड्स के रूप में हो सकता है। एग्जाम्पल है लिपोप्रोटीन्स जो कि एग योग में पाया जाता है, लिपोप्रोटीन्स जो कि ब्लड में पाया जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर साधारण एक प्रोटीन या सरल प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट समूह जुड़ा हुआ रहता है। एग्जाम्पल है म्यूसिन जो कि सलाइवा के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फोस्फोप्रोटीन। फोस्फोप्रोटीन्स के अंदर फोस्फोरस है ये एक प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में पाया जाएगा और इसका एग्जाम्पल है कैसिनोजन जो कि हमारे मिल्क के अंदर पाई जाती है ये प्रोटीन।
मेटेलोप्रोटीन्स है, इसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में मेटल आयन पाए जाते हैं। ये मेटल आयन आयरन हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर आदि हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्रोमोप्रोटीन्स। क्रोमोप्रोटीन्स के अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये पोरफायरिन होगा और इसके एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, परऑक्सीडेज, साइटोक्रोम्स आदि। फ्लेवोप्रोटीन्स के अंदर प्रोस्थेटिक समूह राइबोफ्लाविन होगा और इसका एग्जाम्पल है फ्लेवोप्रोटीन्स ऑफ लीवर एंड किडनी। लीवर और किडनी में पाए जाने वाले फ्लेवोप्रोटीन्स इसके उदाहरण हैं। ड्राइव प्रोटीन, जिसे हम व्युत्पन्न प्रोटीन भी बोलते हैं, जो कि प्रोटीन्स का तीसरा प्रकार है। एक्चुअल में ये प्रोटीन हमें सरल प्रोटीन और जो संयुग्मित प्रोटीन है उनके हाइड्रोलाइसिस, उनके जल अपघटन से हमें ये प्राप्त होती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं मेटा प्रोटीन्स, कॉन्जुलेटेड प्रोटीन्स, प्रोटीएज, पेप्टॉन्स, पेप्टाइड्स इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट हमारा मेजर न्यूट्रिएंट्स है, वो है विटामिन्स। विटामिन्स की अगर हम बात करें तो विटामिन्स भी एक कार्बनिक कंपाउंड है जो कि हमारे प्राकृतिक जो भोजन है उसके अंदर पाया जाता है और ये हमारी ग्रोथ और बॉडी की मेंटेनेंस के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। विटामिन्स की अगर हम बात करें तो विटामिन्स हमें हमारे शरीर के अंदर इसका निर्माण नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके, जैसे कि विटामिन डी और विटामिन B3 को। इसके अलावा हमें इसकी रिक्वायरमेंट फूड के द्वारा इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट की जाती है या विटामिन के कैप्सूल द्वारा इसको हम प्राप्त करते हैं। विटामिन्स हमें सामान्यतः कौन कौन से भोजन में मिलता है, जैसे मीट है, लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनसे हमें विटामिन्स की प्राप्ति होती है। विटामिन्स कम और अधिक दोनों ही कंडीशन में हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। कम होने पे भी हमें डिजीज़ हो सकती हैं और इसकी ओवरडोज होने पे भी हमें डिजीज़ हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ विटामिन्स के अगर प्रकार की बात करें तो दो तरीके के विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल जो कि फैट के अंदर घुलनशील होते हैं, वाटर सोल्यूबल जो कि जल के अंदर घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है इसमें विटामिन्स के के प्रकार या विटामिन्स के हम ये टेबल देख लेते हैं। विटामिन्स की टेबल में हम देखेंगे कि विटामिन्स के नेम दिए हुए हैं, उनकी सोल्युबिलिटी की कौन कौन से किस उनका प्रकार दिया हुआ है कि वो फैट में सोल्यूबल होंगे या वाटर में सोल्यूबल होंगे। इसके अलावा उसके फूड सोर्स दिए हुए हैं और हमें उसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ दी हुई है। इस टेबल में से हमें जो याद करने का है वो एक तो कि विटामिन्स कौन से प्रकार का है, कि वो फैट सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इससे होने वाले डेफिशिएंसी डिजीज़, इसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे सबसे फर्स्ट हमें दिखा रखा है विटामिन ए। विटामिन ए की अगर हम बात करें तो इससे हमें हाइपर किरेटोसिस, नाइट ब्लाइंडनेस और किरेटोमलेशिया डिजीज़ हो जाती हैं इसकी कमी से, और ये किस में घुलनशील है, वसा में घुलनशील होती है। विटामिन B1 जिसे थायमिन भी बोलते हैं, ये जल में घुलनशील है और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन भी इसका दूसरा नाम है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसके जो दूसरे नाम हैं वो भी हमें याद होने चाहिए। ये भी जल में घुलनशील है और ये हमारे ग्रोथ को कम कर देती है, इसकी कमी से ग्रोथ कम होती है। विटामिन B3 नाइसिन जिसे बोलते हैं, जो जल में घुलनशील है और इसकी कमी से पेलेग्रा डिजीज़ हो जाती है। विटामिन C की अगर हम बात करें तो इससे हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन D है, ये वसा में घुलनशील है और इससे रिकेट्स और ओस्टोमलेशिया रोग हो जाता है इसकी कमी से। विटामिन E है, ये भी वसा में घुलनशील है और इससे हार्ट प्रॉब्लम, हीमोलाइसिस और स्टेरिलिटी जैसे हमें इसकी कमी से ऐसे रोग हो सकते हैं। विटामिन K है, ये वसा में घुलनशील है और इससे हीमोरेज डिजीज़ हो सकती है, जिसका मतलब है रक्त का थक्का न जमना। विटामिन K की अगर कमी हो जाती है तो इसकी वजह से रक्त का थक्का आसानी से नहीं जमता है। नेक्स्ट जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है वो है मिनरल्स। मिनरल्स की अगर हम बात करें तो मिनरल्स
ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही कंपाउंड के रूप में पाया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको तब बोलेंगे जब ये किसी कार्बनिक यौगिक के साथ जुड़ी हुई अवस्था में पाया जाता है, तब हम मिनरल्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखेंगे। और जब हमें ये वाटर से प्राप्त होता है, जल से प्राप्त होता है, तो हम इसको इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में रखेंगे। हमारे लिए मिनरल्स जो कि हमारे भोजन से हमें प्राप्त होते हैं और काफ़ी सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, फिर भी ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी कमी से हमें कई प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती हैं। यहाँ टेबल फॉर्म में इसको दिखाया गया है। मिनरल्स, उसके सोर्स और उसके फंक्शंस दिखाए गए हैं। फर्स्ट मिनरल है कैल्शियम। कैल्शियम की हम बात करें तो कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें पता है हमारे बोन्स के कंपोजिशन में कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा हमारे टीथ, दांतों के निर्माण में भी कैल्शियम काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाए रखने के लिए भी कैल्शियम ज़रूरी है। सोडियम, सोडियम की हम बात करें तो सोडियम हमारे ब्लड प्रेशर को और ब्लड वॉल्यूम, ब्लड जो रक्त का आयतन है, इन दोनों को नियंत्रित करता है। इसके अलावा ये हमारे नर्व्स, तंत्रिका तंत्र और जो हमारी पेशियां हैं उनके कार्य को भी रेगुलेट करता है। नर्व्स की अगर हम बात करें तो नर्व्स में हमने जब नर्व्स इम्पल्स देखा था तो बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो उसके अंदर सोडियम पोटेशियम पंप हम देख चुके हैं, जिसके अंदर सोडियम पोटेशियम पंप किस तरीके से कार्य करता है। आयोडीन, आयोडीन है, ये हमारे हेल्दी हेयर और नेल्स, स्किन और टीथ के लिए आवश्यक है। इसके अलावा ये हमारे बॉडी वेट को और बॉडी की ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस है, ये कैल्शियम के साथ ही मिलकर कार्य करता है। ये हमारे बोन्स और टीथ के निर्माण में सहायता करता है।